बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हम पार्ट 1 का नाम देंगे। 3 पार्ट्स में हम इसको मुख्तसर शॉर्ट लेक्चर है जिसको हम इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं, और इसमें हम स्पेसिफिकली उन आइटम्स की बात करेंगे जो रेली हम ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली जो एग्जांपल्स हैं उनमें हम इनको यूज़ करेंगे। मतलब आप इनको थोड़ा याद कर लें, याद करने से मुराद है इनको रटे मत, लेकिन यह है कि थोड़ा समझ लेने के बाद आपके जहन में अगर ये रह जाते हैं तो उससे जब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आसानी होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होनी है और ट्रायल बैलेंस से आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। तो अब जब उसको बनाना है तो इसका मतलब आइटम भी लिखे हुए हैं, रकम भी लिखी हुई है, तो आपका काम क्या है? जस्ट वहाँ से उनको शिफ्ट करना है। तो मीन आप सिर्फ शिफ्टिंग का काम कर रहे हो। रकम वहाँ लिखी होनी है, आइटम वहाँ लिखा होना है, ना आपको रकम लिखनी पड़नी है कोई अपनी तरफ से, और ना ही कोई आइटम आपको ऐड करना पड़ना अपनी तरफ से। सिर्फ आपको ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए कि इस आइटम को कहाँ जाना है और इस आइटम को कहाँ जाना है, बस इतना सा ही है इसके अंदर। फाइनल अकाउंट में जब एडजस्टमेंट की बात आएगी तो फिर हम उसको देखेंगे। फिलहाल ये जो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं ये 10 लेक्चर्स जो चैप्टर 10 है उसके ऊपर बेस कर रहे हैं। अच्छा आइए अब इसमें पहले पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हमने दोनों में देखा और सिर्फ हम देख रहे हैं क्रेडिट आइटम्स को। अब क्रेडिट आइटम्स की जब भी बात आती है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट आइटम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट आइटम्स, तो उससे एक कॉमन सी एक जहन में बात आती है कि चाहिए रेवेन्यू है। देखिए रेवेन्यू ऑब्वियसली जो रेवेन्यू होंगे वो होंगे क्रेडिट ही, लेकिन ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे शो होने वाला हर आइटम आपका रेवेन्यू नहीं है। पिछली भी कहीं वीडियो में मैंने ये थोड़ी बात कहीं इशारतन की थी। अब यहाँ पे भी इसको जो है वो मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे आने वाले आइटम जस्ट ये 3 है, इसके अलावा चौथा नहीं है कोई। ये 3 आइटम हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग और इवन जो बेसिक्स अकाउंटिंग है उसके अंदर भी इसी तरह ही है। अच्छा अब इसमें ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइटम आपके पास सेल्स है, दूसरा आइटम सेल्स रिटर्न होगा और तीसरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसमें से ये जो 2 हैं ये जरूरी नहीं कि ये दिए गए हों क्वेश्चंस में, लेकिन ये तो मस्ट है। अब अगर ये दोनों दिए गए हैं तो फिर हमें इन्हें भी लिखना है, और ये भी क्रेडिट साइड पे जा रहा है सेल्स अकाउंट, इसको भी हम क्रेडिट साइड पे ही एडजस्ट कर रहे हैं और इसे भी हम क्रेडिट साइड पे ही लिख रहे हैं। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तीनों के तीनों हमारे रेवेन्यू हैं। रेवेन्यू इसमें एक ही है, और पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि जो रेवेन्यूज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट रेवेन्यू और एक इनडायरेक्ट रेवेन्यू। डायरेक्ट रेवेन्यू ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, इनडायरेक्ट रेवेन्यू जाएंगे तो क्रेडिट साइड पर ही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। अब यहां पर अगर आप देखें तो सेल्स अकाउंट को हम लिखेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और इसमें से हमें सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना है। अब सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है, दैट्स वाई ये इसमें से माइनस हो रहा है। अगर इसका भी क्रेडिट होता तो फिर तो ऐड हो जाते। इसका मतलब इसका बैलेंस डेबिट है तो ये क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? आ नहीं रहा, एडजस्ट हो रहा है, लेस हो रहा है, उसमें से लेस हो रहा है। अच्छा अब इसे मतलब क्या करना है, तो हमें सेल्स में से माइनस कर देना है। तो ये रेवेन्यू नहीं है बल्कि ये तो सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है, हमें इसको सेल्स में से सिंपली माइनस कर देना है। अब अगर ये नहीं दिया हुआ तो हम इसे नहीं लिखेंगे, जस्ट सेल्स लिख देंगे। और दूसरी बात ये होती है कि बाज दफा बुक्स में सेल्स रिटर्न की बजाय रिटर्न्स इनवर्ड का नाम वो यूज कर देता है। तो अगर या रिटर्न फ्रॉम का नाम यूज कर देता है कि हमने सेल की लेकिन रिटर्न फ्रॉम, उनसे हमें रिटर्न आ गई। तो अब इसे जैसे परचेजेस में से हम रिटर्न्स लेस करते इसी तरह सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएंगी। इसके नाम आपने याद रखने हैं, रिटर्न इन या रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न फ्रॉम या सेल्स रिटर्न, ये एक ही नाम होगा। इसको हमें क्या कर देना है? सेल्स में से माइनस कर देना है। और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो चलो ये तो ऐड भी नहीं, ये तो लेस नहीं हो रहा मतलब कहीं पर, तो ये फिर रेवेन्यू हुआ नहीं, ये भी रेवेन्यू नहीं है। तो फिर अगर ये रेवेन्यू नहीं है तो हम इसको रेवेन्यू साइड पे लिख क्यों रहे हैं? हम इसे क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, और ये अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल लिखा जा रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस पीरियड के रेवेन्यू है उसी पीरियड के एक्सपेंस भी होने चाहिए, तब आप अपना सही प्रॉफिट या सही लॉस निकाल सकते हो। अच्छा अब इसका क्या मतलब हुआ? जिसकी ये मिसाल है कि अगर सपोज कर लो कि एक किसी पर्सन ने 100 यूनिट खरीदे हैं और 100 यूनिट खरीदने के बाद उसने महीना पूरा काम किया लेकिन एक भी नहीं बिका, सेल एक भी नहीं हुआ उसका। अब वो अपने खर्चे तो उसके हुए होंगे, अब वो क्या करे कि उसमें से
अगर वो अपना एक्सपेंस वगैरह वो निकालता है तो अब वो क्या करेगा कि उसमें से सेल्स तो उसकी जीरो है, सेल्स जीरो है। अब वो सेल्स जीरो ले रहा है और परचेजेस पूरी की पूरी 100 आइटम की लिख रहा है और फिर वो प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा है और कहता मुझे तो बहुत नुकसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आइटम आप परचेज के उतने लोगे, उतने परचेज के आइटम लोगे जितने सेल के आइटम है। अगर आपका 0 आइटम सेल हुआ तो 0 आइटम आपको परचेजेस के भी लेने हैं। अगर 1 आइटम सेल हुआ तो परचेज का 1 आइटम, 5 आइटम सेल हुए तो परचेज के 5 आइटम, 100 आइटम सेल हो जाते तो परचेजेस के 100 आइटम आते, तब ही वो आपस में मैच हो सकते हैं, तभी उसका सही प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? वो स्टॉक, वो इन्वेंट्री जो सेल होने से रह गई, बिजनेस में सेल होने से रह गई है, एट द एंड बच गई है। तो ये लाजिमी बात है, पहले किसका हिस्सा था? परचेजेस का पार्ट था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वाज द पार्ट ऑफ द परचेजेस अकाउंट। मतलब जब हमने खरीदे थे तो वो तो टोटल खरीदे थे ना हमारे पास। हो सकता है पहले भी कुछ इन्वेंट्री पड़ी है जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो चलिए हम ओपनिंग स्टॉक को फिलहाल रहने ही दें, तो हम यही कंसिडर कर लेते हैं कि हमने 100 यूनिट खरीदे थे, 80 बिक गए, 20 नहीं बिके। अब अगर हम 100 यूनिट की परचेज लें और सेल हमारी 80 की हो तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। अभी हमें क्या करना है कि या तो हम उतने की जो कॉस्ट है वो अपनी हम रेवेन्यू साइड पे लिख दें ताकि वो एडजस्ट हो जाए, या हम उस 20 आइटम की जो कॉस्ट है उसे हम अपनी परचेजेस में से माइनस कर दें। दोनों ट्रीटमेंट है, दोनों ही तरीके से अकाउंटिंग में की जाती हैं। अब यहाँ बुक वाला, चूंकि यहाँ किताब ये बता रही है, आईकॉम पार्ट 1 की किताब ये कह रही है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे लिख देना है ट्रेडिंग अकाउंट की। हम इसे परचेज में से भी लेस कर सकते हैं, ज्यादातर किताबों में किया भी ऐसे जाता है और इनफैक्ट ये होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस किताब के मुताबिक जो कि आईकॉम पार्ट 1 में है वो इसे क्या करता है कि अपनी क्रेडिट साइड पे लिख रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम कह देंगे कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे सिर्फ 3 आइटम है, जिसमें से एक तो डायरेक्ट रेवेन्यू है, एक उसका डायरेक्ट रेवेन्यू का कॉन्ट्रा अकाउंट है, और जो तीसरा है वो इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक हम उसको यहां पर एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा सही प्रॉफिट या लॉस, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ठीक निकले। ये बात आपको समझ लगी होगी। इसके अलावा चौथा कोई आइटम नहीं है क्रेडिट साइड पर। ये तो हो गई जी बात यहां तक। अब इसके हवाले से कुछ और अहम बातें हैं, वो आपने याद रखनी है कि जो सेल्स हम लिख रहे हैं ये टोटल सेल है, मतलब इसमें कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी। अगर आपको वो अलग अलग लेता है तो आप उनको ऐड करके लिख दो, और अगर उसने टोटल ही सेल दे रखी है तो फिर आप टोटल सेल को यहां पर लिख दोगे। और ये सेल जो होती है ये वो ये कंपनी है ना, उसकी टोटल सेल है। मतलब अगर सपोज करो कंपनी डील कर रही है 50 आइटम्स के साथ, तो पहले आइटम की सेल, दूसरे आइटम की सेल, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की और 50 तक की सेल सारी दी होती है। उन सारे आइटम की सेल को जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये वो टोटल सेल है, और इस सेल में कैश सेल भी शामिल है और क्रेडिट सेल्स भी शामिल है। टोटल सेल है ये वाली, तो ये हम लिख देंगे यहां पर। नॉर्मली क्वेश्चन में एक साथ ही दी होती है टोटल करके, और उसे हम यहां लिख देंगे। सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस हो जाएंगी। और उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, देखिए क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि ये आपके अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है तो ये यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है फिर ये सिर्फ जाएगा बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट्स साइड पर। ये क्यों ऐसा होता है, इसको बात को मैं यहाँ फैलाऊंगा तो फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। हमें सिर्फ मुख्तसरन देखना है। 11वें चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक अगर अंदर दिया गया हो तो वो एसेट साइड पे क्यों शो होता है, और अगर बाहर दिया हो तो फिर वो ट्रेडिंग की साइड पे भी शो होता है और एसेट साइड पे तो उसने जाना नहीं, फिर वो 2 जगह जाता है। क्योंकि हर आइटम जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया गया हो असल में वो एडजस्टमेंट का आइटम होता है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री के मुताबिक उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, इसलिए वो 2 जगह जाता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर आने वाला हर आइटम सिर्फ एक जगह जाएगा। अगर वो ट्रेडिंग में जा रहा है तो प्रॉफिट और लॉस में नहीं जा रहा, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है तो वो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में नहीं जा रहा, अगर वो बैलेंस शीट में जा रहा है तो वो ना ट्रेडिंग में जा रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। मतलब इन तीनों में से किसी एक में जा रहा होगा। और वो भी अलग बात है, अगर वो डेबिट साइड पे जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे नहीं जा रहा, अगर वो क्रेडिट साइड पे जा रहा है तो वो डेबिट साइड पे नहीं जा रहा। वो अलग बात है कि बाज़ दफा बुक्स में लिख दिया जाता है रिटर्न्स, और आगे डेबिट कॉलम में भी एक रकम लिखी होती है और क्रेडिट कॉलम में भी एक रकम लिखी होती है। यहाँ ये रिटर्न्स 2 है, ये एक नहीं है। जो डेबिट वाली है वो सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट वाली है वो परचेजेस रिटर्न है। ये बात खैर आगे हम इंशाल्लाह चलेंगे और इसको हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होंगी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो ये समझ आ रही होंगी, वरना ये सर से शूं शूं शां करके ऊपर से गुजर जाती हैं। अच्छा, अब चलते हैं जी, इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं फॉलोइंग आइटम्स आर रिटन एंड आर एडजस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट,
बात समझ लगी। सेल्स रिटर्न डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द नेक्स्ट वन दैट्स क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी ये वो वाला है जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है। रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ओनली 3 आइटम, सेल, सेल रिटर्न्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसकी क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जानिब। अब इसमें अगर हम देखें तो हर वो आइटम जो कि रेवेन्यू का आइटम है और उसको ट्रेडिंग में अगर वो नहीं गया है तो इसका मतलब है कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आना है। और यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रहा है ये सेल्स के अलावा, मतलब डायरेक्ट रेवेन्यू के अलावा ये रेवेन्यूज हैं, इन्हें हम इनडायरेक्ट रेवेन्यूज कहते हैं। डायरेक्ट रेवेन्यू इंडायरेक्ट रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है पिछली वीडियोस में हम इंशाल्लाह वो बात कर चुके हैं और यकीनन आपने उनको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देख लें सो दैट कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम अगर वर्ड यूज करें तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है और उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आने वाला हर आइटम हम आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर बता देंगे कि अच्छा जी ये आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ रहे हैं। वो कौन से हैं? ऑलमोस्ट यही होंगे और ये क्यों शो होते हैं उसमें भी थोड़ी सी डिटेल है, आइए हम इनको पढ़ लेते हैं। ये रेवेन्यूज हैं और इनकम है बिजनेस की अदर देन सेल्स, ठीक है। छोटे मोटे जो बाकी एक्सपेंसेस है, छोटे तो नहीं, मतलब ये बड़े भी हो सकते हैं लेकिन ये मेजर नहीं है, माइनर है। मेजर से यहाँ क्या मुराद है, वो कोई बड़ी या छोटी रकम नहीं है, मतलब यह है कि मेन सोर्स और जो माइनर सोर्सेज हैं इनकम के, रेवेन्यू के। फॉलोइंग आर द फ्यू आइटम्स विच आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूजुअली ये होते हैं। अच्छा, ये इसमें याद रहे कि पहला जो आइटम होगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड का वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर ग्रॉस लॉस हुआ वो तो डेबिट साइड पे जाना है ना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है जो कि ट्रेडिंग से निकला है, इसे आपने, हम यूजुअली ये करते हैं कि हम ये समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस से ही ट्रेडिंग बनता है, ट्रायल बैलेंस से ही प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ट्रायल बैलेंस से ही बैलेंस शीट बनती है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ ट्रायल बैलेंस से बनता है, गलत है। कुछ आइटम ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए होते हैं, उनसे भी वो भी एडजस्ट होते हैं, और कुछ ऐसे आपके पास आइटम्स होते हैं जो एक पिछले अकाउंट से अगले अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आते। हाँ, रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना लो तो उसके अंदर ये शो होता है, और जब वहां शो होगा तो फिर वहां से तो ये शिफ्ट होगा ही। रिवाइज ट्रायल बैलेंस क्या होती है ये भी हम आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन हम करेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस और रिवाइज ट्रायल बैलेंस इनफैक्ट क्या होती है, काफी इंशाल्लाह वो समझ लग जाएगी। अच्छा, चलते हैं। यहाँ पे वो कहता है फॉलोइंग आर द फ्यू आइटम्स, और इसमें पहला आइटम है ग्रॉस प्रॉफिट। कहता है इज द फर्स्ट आइटम which is written on the credit side of the profit and loss account। याद रखना है कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, चाहे अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि उसका बैलेंस जो निकला है उसे हम अगले अकाउंट में ले गए हैं। अब वो अगले आइटम के साथ एडजस्ट होगा, प्लस माइनस होकर वहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वगैरह निकलेगा, ठीक है। तो पहला आइटम आपने ट्रेडिंग का जो भी रिजल्ट है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे, लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे। उसके अलावा आप बाकी जो है ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेंगे, ठीक है, या कुछ ट्रायल बैलेंस से बाहर मिलेंगे। बाहर मिले तो एडजस्टमेंट के आइटम होंगे। बाहर से मुराद है ट्रायल बैलेंस से पहले भी हो सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन बाहर है, यानी वो जो बॉक्स बना होता है डब्बा, सीरियल नंबर, ट्रायल बैलेंस के भी हमने लेक्चर्स बनाया हुआ, आपको पता होगा उसका फॉर्मेट, तो उसे बाहर वाले आइटम। अब इसमें एक जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, बाकियों के जस्ट नाम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसी तरह कमीशन रिसीव्ड भी हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड, बाकी इस तरह के आइटम्स हो सकते हैं। अच्छा, जब हम इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब चूंकि रिसीव्ड है, पेड नहीं है, पेड होता तो एक्सपेंस है, रिसीव्ड है तो इसका मतलब ये हमारा रेवेन्यू है। वो कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड, ये वो अमाउंट है जो आपने अर्न की है, एंड रिसीव्ड, अर्नड एंड रिसीव्ड, कमाया भी है और मिला भी है। ये भी हो सकता है कि अनअर्न्ड एंड रिसीव्ड, जो अनअर्न्ड एंड रिसीव्ड होते हैं वो हमारे रेवेन्यू नहीं होते, वो हमारी इनकम नहीं होती, क्योंकि हमने अभी उनको अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है अभी, तो हमारी इनकम भी नहीं, जस्ट रिसीव हो गए, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाते हैं, और अगर वो शामिल हो तो हमें लेस करते हैं। तो इसका मतलब अर्न एंड रिसीव्ड, यानी यहां पर जब हम रिसीव्ड की बात कर रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि हमने अर्न भी कर लिए और हमें रिसीव भी हो गए, इससे ये मुराद है। अच्छा, आगे उसने एक्सप्लेन किया है कि इफ इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट व्हिच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, देन इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम इट, हमें इसमें से डिडक्ट करना होगा। सपोज कर ले इंटरेस्ट आपको मिला जो है वो 100 रुपए, उसमें से 20 जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी जो एक्स्ट्रा रिसीव हो गया, तो हमें वो हमने अर्न नहीं किए था, हमें उन 20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वो 20 हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, या तो उसके बदले में हम उनको जो भी सर्विस है वो देंगे या फिर उनको वापस करेंगे। तो इन्हीं को हम डिटेल में 11वें चैप्टर में इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको डिडक्ट कर दिया, कहता है शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नहीं,
डिडक्टेड एंड शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड, क्योंकि आपने रिसीव कर लें, सॉरी यहाँ पे गलती है, मैं इसको यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, एंड शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये लाइबिलिटी साइड में शो, क्योंकि आपने रिसीव कर लिए एडवांस में, जब आपने एडवांस में रिसीव कर लें तो आप पर लाइबिलिटी बन गई, ठीक है, तो इसे लाइबिलिटी, ये इसको नोट कर लेना। दस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है उसका हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। तो एक आइटम ये क्रेडिट साइड पे शो होगा आपके पास, और दूसरी तरफ ये है कि एडवांस में चूंकि अगर कोई रिसीव हुआ था तो उसे हमने अपनी लाइबिलिटी साइड पे कर दिया, उसको हमने लेस कर दिया इसमें से। अच्छा जी, अब इसी तरह वो कहता है सिमिलरली कमीशन रिसीव्ड आ जाए तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, लेकिन कमीशन पेड आ गया तो वो डेबिट साइड पे जाएगा। रेंट रिसीव्ड है तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे जाएगा। रेंट पेड होता तो वो हमारा जाता आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होते हैं कि बैड डेट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि बाज़ दफ़ा हम क्रेडिट पे सेल करते हैं और उसके हमने पैसे लेने थे अपने डेटर से, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, तो जब उसने दिए ही नहीं बैड डेट्स हो गए, हमने उनको बैड डेट्स कंसिडर किया, हमने अपना लॉस कंसिडर करके उसको प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे लिख दिया, लेकिन कुछ अर्से बाद वो पैसे हमें दे जाता है। अब ये जो दे गया है ये अब दोबारा से हम इसका अपना रेवेन्यू कंसिडर करेंगे, इनको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, कि हुए तो बैड डेट्स थे लेकिन हमें यकीन नहीं था कि देगा, लेकिन फिर भी उसको कभी कोई रहम आया तो वो पैसे दे गया, इसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है ऐसा। मिसलिनियस रेवेन्यू, छोटे मोटे कोई और अगर इस नाम से आ जाए, कोई छोटा मोटा एक्सपेंस, कोई भी सॉरी रेवेन्यू आकर लिटिल अमाउंट का, उसे हम कहते हैं मिसलिनियस रेवेन्यूज। कहीं से भी कोई छोटी मोटी कोई फीस वगैरह या कोई किसी तरह की कोई रिसीव हो गई तो वो आए बगाए, मतलब थोड़े बहुत कभी कभार, ये रेगुलर नहीं है लेकिन इरेगुलर बेसिस के ऊपर कहीं से भी कोई रेवेन्यू आ गया तो उसे हम कहते हैं मिसलिनियस। बाज़ दफ़ा जैसे होता है रेस्टोरेंट होता है ना, तो उसके अंदर ये होता है कि कस्टमर जो होता है वो उसका बिल बना जी 1750 रुपये, अब वो 1800 दे गया। अब बिल में तो कितना आपका रेवेन्यू तो कितना है 1750, अब ऊपर 50 हो लेके ही नहीं गया, अब वो आपके कैशियर में चला जाए, कैशियर अलग कर दे तो वो अलग बात है क्योंकि उसने तो हिसाब 1750 का देना है, लेकिन ये है कि अगर वो ऐड कर देता है तो ये 50 किस चीज़ के आएंगे, ये मिसलिनियस होंगे, ठीक है। तो ये मिसलिनियस मतलब छोटे मोटे जो कभी कभार, अब हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये है तो फिर रेवेन्यू साइड पे ही ऐड होगा। द प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन द क्रेडिटर्स, ये जो प्रोविजन है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे, ये भी इस तरफ आएगी क्रेडिटर्स के ऊपर जो होती है, आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही वो आइटम्स हैं जो यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे, जिसमें आपको खास कॉमनली याद रख लेने हैं, यानी एक तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपका बैड डेट्स रिकवर्ड, मिसलेनियस रेवेन्यूज और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन द क्रेडिटर्स वगैरह, इस तरह करके आपने ये सारे याद कर लेने हैं। लें जी, ये थी कि वीडियो और इसको मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके को एक्सप्लेन किया, अगर आपने पूरी देखी है तो यकीनन आपको समझ भी आई होगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पार्ट 2 के अंदर अपने एक्सपेंसेस, ठीक है, उनको भी हम 2 पार्ट्स में लेंगे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा है, और 1 बाय 1 उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उस वीडियो को लास्ट भी देखिएगा, पिछली वीडियोस भी देखें सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो ये थी वीडियो, अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।